हेलो साथियों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों। आज की क्लास है जीके जीएस की, जिसमें हम कर रहे हैं जीएस की प्रैक्टिस। तो आज हमारा टॉपिक जियोग्राफी का होगा और इसमें हम 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि 20 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कितना स्कोर आपका बन रहा है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है 28 दिन 8 घंटे, ऑप्शन बी है 26 दिन 8 घंटे, या 27 दिन 8 घंटे, या फिर 25 दिन 8 घंटे। कितने समय में चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27 दिन 8 घंटे में चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह और या फिर ग्रहिकाएं कहाँ पर स्थित होती हैं। क्षुद्र ग्रह या फिर एस्टेरॉयड जिसे कहा जाता है, ये कहाँ स्थित होती हैं। मंगल और शनि के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच, या मंगल और शुक्र के बीच, या फिर बृहस्पति और शनि के बीच। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में विशाल अंतराल में छोटे छोटे पिंड होते हैं और जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो इन्हें ही हम क्षुद्र ग्रह या ग्रहिकाएं या फिर एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ऑप्शन बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, धूमकेतु या पुच्छल तारा क्या है। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड है, शनि की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड है, या बृहस्पति की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड है, या फिर सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड है। पूछा क्या है आपसे, धूमकेतु बताना है। तो धूमकेतु बहुत छोटे आकार के खगोलीय पिंड होते हैं जो कि दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, सूर्य की परिक्रमा करने वाला क्या है, खगोलीय पिंड है जो धूमकेतु या पुच्छल तारा कहलाता है। तो ऑप्शन डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हैली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद प्रकट होता है। यहाँ पर आपको सिर्फ दो ही ऑप्शन दिए गए हैं, ए और बी। पहले ऑप्शन है 67 और दूसरा ऑप्शन क्या है 76। तो बताना है कि हैली जो धूमकेतु है ये कितने वर्ष बाद हमें दिखाई देता है। हैली धूमकेतु जो है ये 76 वर्ष बाद प्रकट होता है और ऑप्शन बी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका जो समय है ये निश्चित है, 76 वर्षों बाद ही है ये प्रकट होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तारा किसे कहते हैं। ऐसा खगोलीय पिंड जो लगातार प्रकाश उत्सर्जित करता है, या फिर ऐसा खगोलीय पिंड जो लगातार ऊष्मा को उत्सर्जित करता है, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तारा किसे कहते हैं, ऐसे खगोलीय पिंड जो लगातार प्रकाश और ऊष्मा दोनों उत्सर्जित करते हैं, उन्हें हम तारा कहते हैं या स्टार कहते हैं। तो ऑप्शन सी राइट होगा, क्योंकि ऑप्शन ए और बी ये दोनों बातें तारा के लिए बिल्कुल फिट बैठती हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य क्या है। ये तो सभी इसका आंसर कर पाएंगे, कितना इजी सा प्रश्न है। तारा है, ग्रह है, उपग्रह है, या क्षुद्र ग्रह है। तो तारा क्या है, ये एक तारा है, सूर्य क्या है, एक तारा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये जो सूर्य है ये पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तारा सदैव उत्तर दिशा में चमकता है। पुच्छल तारा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ध्रुव, या फिर शुक्र तारा। ऐसा कौन सा तारा है जो सदैव उत्तर दिशा में चमकता है। तो ध्रुव तारा सदैव उत्तर दिशा में चमकता है और इसकी किरणें उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ध्रुव तारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आकाश गंगा या गैलेक्सी का निर्माण कैसे होता है। सूर्य और 8 ग्रहों से मिलकर, एक तारामंडल से, या अनेकों तारामंडल से, या इनमें से कोई नहीं। तो करोड़ों तारामंडल मिलकर एक आकाश गंगा या एक गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। और हमारी गैलेक्सी या हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है। तो मिल्की वे हमारी आकाश गंगा का नाम है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अनेकों तारामंडल। अगला प्रश्न है, मिल्की वे की आकृति कैसी है। वृत्ताकार है, आयताकार है, सर्पिलाकार है, या वर्गाकार है।
तो मिल्की वे की जो आकृति है ये सर्पिलाकार है, जबकि रात्रि के समय आकाश में तारों के समूह की एक दुधिया या पतली सी दिखाई देने वाली जो मेखला होती है या सर्पिलाकार लाइन होती है उसे हम मिल्की वे कहते हैं। कई सारे तारे दिखाई देते हैं सर्पिलाकार आकार के, पतली सी एक दुधिया समूह की लाइन होती है, उसी को हम मिल्की वे कहते हैं। तो ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, सर्पिलाकार आकार की ये होती है। अगला प्रश्न है, प्रधान दिक् बिंदु किसे कहा जाता है? केवल पूर्व और पश्चिम दिशा को, केवल दक्षिण दिशा को, केवल पूर्व और उत्तर दिशा को, या फिर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं को? प्रधान दिक् बिंदु हम कहते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इन सभी दिशाओं को हम प्रधान दिक् बिंदु कहते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिक् सूचक या कंपास क्या है? दिशा सूचक यंत्र है, मानचित्र मापक है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? दिक् सूचक यंत्र जो है ये एक छोटा सा यंत्र होता है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है और इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? दिशा सूचक यंत्र है। कंपास आप सभी को पता होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दिशा सूचक यंत्र। अगला है, मानचित्र का मापक किसे कहा जाता है? दो दिए गए बिंदुओं के बीच की मानचित्र पर मापी गई दूरी, दो दिए गए बिंदुओं के बीच धरातल पर मापी गई वास्तविक दूरी, या ए और बी का अनुपात, या इनमें से कोई नहीं? मानचित्र का मापक पूछा गया है, किसे कहते हैं? तो दो दिए गए बिंदुओं के बीच की मानचित्र पर मापी गई जो दूरी है और उन बिंदुओं के बीच धरातल पर मापी गई वास्तविक दूरी के अनुपात को मानचित्र का मापक कहा जाता है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए और बी हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिएगा, लघु मापक या मापने का प्रयोग कब किया जाता है? जब छोटे क्षेत्रों को कागज पर दिखाना हो, जब पर्वतों को कागज पर दिखाना हो, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को कागज पर दिखाना हो, या ए और बी दोनों? आंसर क्या होगा? देखिए, जब कभी बड़े क्षेत्रफल वाले भाग को, महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लघु मापक या मापने का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी राइट होगा, ना कि डी होगा, क्योंकि डी में ए और बी दोनों दिया गया है, तो ए और बी तो यहाँ पर होगा नहीं, इसलिए हमारा सी आंसर हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दीवारी मानचित्र व एटलस मानचित्र को क्या कहते हैं? लघु मापक मानचित्र, प्लेनीमेट्रिक मानचित्र, बृहद मापनी मानचित्र, या उपयुक्त सभी? दीवारी मानचित्र व एटलस मानचित्र को क्या कहते हैं? तो इसे हम लघु मापक मानचित्र या वॉल मैप्स कहते हैं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला है, प्लेनीमेट्रिक मानचित्र किसे कहते हैं? जिनमें स्थलाकृतिक लक्षणों को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें सांस्कृतिक तत्वों के प्रदर्शन की प्राथमिकता दी जाती है, या जिनमें आर्थिक तत्वों के प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जाती है, या बी और सी दोनों सही है? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी ये दोनों कथन प्लेनीमेट्रिक मानचित्र के बारे में बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर होगा। अगला है, बृहद मापनी मानचित्र किसे कहते हैं? भू संपत्ति मानचित्र को, नगर के प्लान यानी कि नियोजन को, या स्थलाकृति मानचित्र, या इनमें से कोई भी नहीं? तो आंसर करिएगा कि बृहद मापनी मानचित्र किसे कहा जाता है। देखिए, भू संपत्ति मानचित्र या कैडेस्ट्रल मैप जो होता है वो नगरों के प्लानों और स्थलाकृतिक मानचित्र को हम बृहद मापनी वाले मानचित्र कहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समोच्च रेखाएं क्या है? ऑप्शन है, मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली वास्तविक रेखा, या मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, या मानचित्र पर सर्वोच्च पर्वत शिखर से समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, या इनमें से कोई भी नहीं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा ही क्या है? समोच्च रेखा है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोइड है, शंक्वाकार है, बेलनाकार है, या वृत्ताकार है? पृथ्वी की आकृति जो है ये कैसी है? जियोइड शेप की है। जियोइड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पृथ्व्याकार, और यह दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और इड, जो पृथ्वी और इसकी त्रिविमीय आकृति होने का प्रदर्शित करती है। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जियोइड शेप की पृथ्वी की आकृति होती है।
अगला है भौगोलिक ग्रिड में कितने प्रकार की रेखाएं होती हैं? 2, 3, 4 या फिर 1। भौगोलिक ग्रिड में 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं, एक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, 2 रेखाएं। अगला क्वेश्चन है आज का, जो कि हमारा 20वां क्वेश्चन है। विषुवत वृत्त किसे कहते हैं? ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव पर खींची गई काल्पनिक रेखा, दक्षिणी ध्रुव पर खींची गई काल्पनिक रेखा, या दोनों ध्रुवों के बीच समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा, या उपर्युक्त सभी। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच अर्थात दोनों ध्रुवों के समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत वृत्त कहा जाता है। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये थे हमारे आज के जियोग्राफी के 20 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे और आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है, कितना स्कोर आपका बना है, आप अब अपना स्कोर बता सकते हो। और अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।